नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ इन नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग IIBF द्वारा आयोजित एग्ज़ाम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन MSME पर बात करेंगे। इस एग्ज़ाम के लिए IIBF ने जो बुक सजेस्ट की है उसमें MSME टॉपिक पर 8 चैप्टर हैं, तो मैंने भी अपने वीडियोज़ को 8 भाग में बांटा है। आज हम लोग इस टॉपिक का दूसरा भाग देख रहे हैं। टॉपिक है MSME पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क। अगर आपने अब तक पहला भाग नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, MSME पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क। क्या क्या आज हम लोग देखेंगे इसमें वो देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क अक्रॉस ग्लोब, पूरे विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह की पॉलिसी है, वो हम लोग देखेंगे। पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया देखेंगे हम लोग। PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको शॉर्ट में PPP कहा जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। MSMED एक्ट 2006 का, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, इसके बारे में जानेंगे। FDI पॉलिसी के बारे में जानेंगे। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जानेंगे। SME एक्सचेंज के बारे में जानेंगे। MSME स्टार्टअप जो होते हैं उसमें क्या टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क अक्रॉस ग्लोब। कुछ देश हैं उस देश में किस तरह की पॉलिसी चल रही है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जर्मनी, इसमें एक लॉ है, द जर्मन स्मॉल बिजनेस लॉ डिफाइंस द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ट्रेनिंग प्रोसीजर फॉर अप्रेंटिसेस, क्वालिफिकेशंस, फैसिलिटेशन फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, द रोल ऑफ फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स, लोकल ट्रेडर्स एसोसिएशन एट्सेट्रा। उसने एक लॉ बना, जर्मनी में एक लॉ है द जर्मन स्मॉल बिजनेस लॉ। इसमें ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग मोटा मोटा देख लेते हैं कि हर एक देश में किस तरह का अक्रॉस द ग्लोब किस तरह का पॉलिसी, किस तरह की गाइडलाइंस चल रही है। ये सिंपल सा मैंने रखा है इसको इस चीज़ के लिए। अगर USA की बात करें तो इसमें 5-6 लॉ हैं, हम लोग देखते हैं इसमें। द US स्मॉल बिजनेस एक्ट, ये क्या करता है, डायरेक्ट्स गवर्नमेंट टू सपोर्ट ए स्मॉल बिजनेस थ्रू वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट परचेजेस फ्रॉम एंड सेल्स टू सच इंटरप्राइजेस। द US स्मॉल बिजनेस एक्ट गवर्नमेंट जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनसे क्या खरीदेगी और उनको क्या सेल करेगी, उसके बारे में ये लॉ स्मॉल बिजनेस एक्ट बात करता है। द स्मॉल बिजनेस रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट फेयरनेस एक्ट 1996, ये क्या है, ये फेडरल रेगुलेटर्स मेक्स फेडरल रेगुलेटर्स more accountable for their enforcement action by providing small entities with a meaningful opportunity for redress of excessive enforcement activities। ठीक है, स्मॉल बिजनेस रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट फेयरनेस एक्ट 1996। इसी तरह से एक दूसरा एक्ट है रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी एक्ट। ये क्या करता है, ये स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रीवांस रिड्रेसल से संबंधित बातें करता है, रेगुलेशन फ्लेक्सिबिलिटी एक्ट। द बाय अमेरिकन एक्ट इंसुलेट करता है स्मॉल इंटरप्राइज सेक्टर को फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट लॉ है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, द इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एक्ट, EAJA। इसका फुल फॉर्म अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो ये है द इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, द अवार्ड ऑफ अटॉर्नी फीस अप टू $125 per hour and other expenses to eligible individuals and small entities that are
पार्टीज टू लेजिस्लेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी है या कोई ऐसे गाइडलाइंस हैं उसके अगेंस्ट में अगर अटॉर्नी को फ़ी पे करना हो तो $125 पर आवर के हिसाब से ये एक्ट प्रोवाइड करता है जस्टिस के लिए एमएसएमई और इंडिविजुअल। एमएसएमई ने स्मॉल एंटिटीज़ और इंडिविजुअल को, एलिजिबल जो लोग होंगे उनके एक्सपेंसेस को रिलेटेड टू जुडिशियरी जस्टिस एक्ट है, इक्वल एक्सेस मिले उनको, इस बात को इंश्योर करता है। ठीक है। जापान की बात करें, द लॉ ऑन प्रिवेंशन ऑफ पेमेंट डिले टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स वाज इनेक्टेड इन 1956। दूसरा, द MSME बेसिक लॉ 1963 इंश्योर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर असिस्टेंस गिवन टू MSME। तीसरा, द जनरल ट्रेडिंग कंपनी एक्ट 1975 enables the government to extend full support in the form of export promotion through initial financing, export incentive and information for export opportunities। तो जापान में ये 3 लॉ हैं जो स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए बनाए गए। जापान के रेगुलेशंस इस तरह के हैं। अब हम लोग देखते हैं द रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रेगुलेशंस। यहाँ पे है द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फंडामेंटल एक्ट 1966 डिफाइंस द स्कोप ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड देयर इंपॉर्टेंस फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ का जो एक्ट है 1966 का, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस और उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या योगदान है उसको रेखांकित करता है, उनको बताता है। एक्ट कौन सा है? द स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज फंडामेंटल एक्ट 1966। एक सेकेंड। इसी तरह से हम लोग देखेंगे फिलीपींस का एक्ट। ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस, द MSME एक्ट, रिपब्लिक एक्ट नंबर 6977। यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस में क्या होता है, इन्होंने लिख दिया सीधा द MSME एक्ट, ये रिपब्लिक एक्ट नंबर 6977। यहाँ पे एक्ट इस तरह से बनाया जाता है या दिखाया जाता है। कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन MSME डेवलपमेंट। रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस की क्या वहाँ पे देश की क्या भूमिका होगी MSME डेवलपमेंट में, वो यहाँ के MSME एक्ट रिपब्लिक एक्ट नंबर 6977 में बताया गया। चाइना की बात करें तो इन चाइना द रजिस्ट्रेशन ऑफिस इज द लोकल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ईच एंटरप्रेन्योर हैज़ टू सबमिट a written application, finance control report and feasibility study. The time taken for registration does not normally exceed 2 weeks. यहाँ पे आप देखिएगा कि चाइना में बिजनेस के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। बिजनेस करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और चीज़ों को टाइम मैनर में करती है। द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन आर सिंपल एंड सो ईजी टू कंप्लाई। तो इस तरह से अभी हम लोग देख रहे थे कि ग्लोबल लेवल पे हमने 6 कंट्रीज़ में देखा कि किस तरह से ये कंट्रीज़ MSME को सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे क्या रेगुलेशंस हैं। आगे पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया के बारे में बात करें, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी। आपको बताया था पिछले वीडियो में हमने कि 1947 से पहले स्मॉल लेवल पे छोटे छोटे उद्योग थे और उनका मार्केट भी छोटा था और जो प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल आता था वो भी छोटे छोटे स्केल पे आता था। तो जो ये एक्ट है द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी का बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करता है इंडिया में। आगे देखते हैं। उसके बाद द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर नोन एज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट organization was set up in 1954 as an apex body for sustained and organization growth of MSME.
पहले सीडो के नाम से था, स्मॉल इंडस्ट्रीज के नाम से, बाद में इनका नाम बदला गया, क्या हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1954 में। ये अपेक्स बॉडी थी एमएसएमई के सस्टेन के लिए और ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ के लिए। 2 साल के बाद, एक सेकंड आगे आगे बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा आगे आगे, हाँ। विद इन नेक्स्ट 2 years द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड द क्वायर बोर्ड वेयर ऑल्सो सेटअप। MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स अर्लियर नोन एज स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, CC SISI फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको सेटअप किया गया टू ट्रेन यूथ इन स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। 2006 में आपको पता ही है कि MSMED एक्ट इनेक्ट हुआ, लागू हुआ, ठीक है। कोविड के दौरान कई सारे रिलीफ पैकेज दिए गए, वेरियस रिलीफ पैकेज हैज बीन अनाउंस्ड ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। तो भारत में आप देखेंगे कि किस तरह से सरकार द्वारा MSME सेक्टर की मदद की गई है। इसी दौरान एक पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किया गया मई जून 2020 में ड्यूरिंग कोविड। क्या था वो पैकेज? वो पैकेज था आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। इसमें क्या था, मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। ₹3 लाख करोड़ दिया गया था कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग MSME। कितना था? ₹3 लाख करोड़, ठीक है। किस बात के लिए? कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स के लिए। 20,000 करोड़ दिया गया था सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड MSME, वैसे MSME जो स्ट्रेस्ड में थे। स्ट्रेस से मतलब क्या है? SMA 1, SMA 0, SMA 2 स्ट्रेस्ड MSME। ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन किया गया था MSME में थ्रू फंड ऑफ फंड्स। और एक इंपॉर्टेंट बात की गई थी आत्मनिर्भर भारत में, द ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़, यानी 200 करोड़ तक कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं अलाउ किया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? इससे जो देश के स्वदेशी हैं, जो स्वदेशी बिजनेस है, मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लागू होगा। और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडिया का माइक्रो MSME जो सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर जो है, उसको इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। देखते हैं क्या है। इट रेफर्स टू ऑल ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ द पब्लिक विथ प्राइवेट सेक्टर एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज शेयरिंग ऑफ रिस्क। कौन कौन लोग साथ आ रहे हैं? एक तो पब्लिक साथ आ रहे हैं, दूसरे प्राइवेट सेक्टर के लोग साथ आ रहे हैं। किस बात के लिए? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज शेयरिंग ऑफ रिस्क के लिए। मेनी कंट्रीज हैव मेड PPP ऑपरेशनल थ्रू पॉलिसीज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग मार्केट इंस्टीट्यूशंस। PPP रिड्यूसेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये क्या करता है? ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका रिड्यूस कर देगा। प्रमोट्स सेल्फ रेगुलेशन, इन्हांसेस एफिशिएंसी and leads to sustainable policies through more democratic participation of, ये हम लोग देखते हैं, participation of business with government, क्योंकि यहाँ पे सामान्य जन की सहभागिता होती है उस बिजनेस को ग्रो करने में। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इज फ्रॉम जर्मनी, वेयर ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम एडॉप्टेड विच इज financed by government and organized by चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पैसा गवर्नमेंट का लग रहा है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज्ड कौन कर रहा है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कहाँ पे? जर्मनी में। ये PPP पे चल रहा है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है। PPP आप लोग को क्लियर होगा। आगे हम लोग देखते हैं MSME एक्ट 2006। इसमें 6 चैप्टर दिए गए हैं इस एक्ट में। चैप्टर 1 इसमें क्या है देखते हैं। ये डील्स विथ
preliminary aspect like short title and definition, date of commencement, days of acceptance, days of deemed acceptance, board, buyer, supplier, enterprises, goods etc के बारे में। ठीक है, वैसे किसी भी एक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें शॉर्ट टाइटल ही होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, कब से लागू होगा, कितने दिनों में स्वीकार्य होगा, मतलब पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, क्या क्या बोर्ड के बारे में, बायर कौन, सप्लायर कौन, अगर इससे रिलेटेड है तो यही सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। चैप्टर 2 जो है वो बात करता है, डील्स विथ नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द बोर्ड फॉर नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई, इसका क्या पावर होगा, इसके बारे में बात करता है ये एमएसएमई एक्ट 2006 चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेस। ठीक है, एडवाइजरी कमिटी एंड मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई, दैट इज क्या है मेमोरेंडम, इंफॉर्मेशन अबाउट मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश ए एमएसएमई। इसमें मेनली क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेस के बारे में बात करता है। कौन सा, चैप्टर 3। आगे देखते हैं चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 डील्स विथ मेजर्स फॉर प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड इन्हांसमेंट ऑफ कंपटीशन ऑफ एमएसएमई। चैप्टर 4 बात करता है प्रमोशन के, एमएसएमई प्रमोशन के बारे में, एमएसएमई डेवलपमेंट के बारे में और एमएसएमई के कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करने के बारे में। चैप्टर 5 जो इस एक्ट का है वो डील करता है किस चीज़ के बारे में, डील्स विथ सपोर्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट डिलेड पेमेंट्स टू एमएसएमई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाइड मेड बाय देम। एमएसएमई सेक्टर कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करेगा तो उसका सप्लाई होगा, उसके सप्लाई में उसको पेमेंट मिलेगा, तो उस पेमेंट में जो डिले हो सकता है उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, इसके बारे में बात करता है एमएसएमई एक्ट अपने चैप्टर 5 में। ठीक है, नेक्स्ट विथ द मिसलेनियस, किसी का भी लास्ट चैप्टर जो होता है उसमें मिसलेनियस प्रोविजन होते हैं किसी भी एक्ट में, इसमें भी अगेन सेम है, डील्स विथ मिसलेनियस प्रोविजन्स लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर सर्विंग द पर्पस ऑफ एमएसएमई एक्ट 2006। उसके बाद पेनल्टी फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8, jurisdiction ऑफ कोर्ट्स, पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, इसके बारे में, इस तरह की मिसलेनियस चीज़ों के बारे में एमएसएमई एक्ट डिफाइन करता है अपने चैप्टर 6 में। अगर आप एमएसएमई एक्ट को कंप्लीट मतलब पूरा पढ़ना चाहें तो जो नोटिफिकेशन है और जो अमेंडमेंट है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि क्या कमी रह रही है, ताकि हम आपको और भी अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएँ। जो पर्पस है पढ़ने का वो पूरा हो जाए आपके तरफ से। जब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी तब तक सुधार करना मुश्किल है, आप बताइएगा तभी हम लोग सुधार कर पाएंगे। ठीक है, विलेज इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। एक टर्म है, इसके बारे में जानना जरूरी है। द टर्म विलेज इंडस्ट्रीज हैज़ बीन रीडिफाइंड इन अमेंडमेंट ऑफ केवीआईसी एक्ट 1956 एज क्या, एनी इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरिया विच प्रोड्यूसेस एनी गुड्स और रेंडर्स एनी सर्विस विथ और विदाउट द यूज ऑफ पावर एंड इन विच फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ आर्टिसन और वर्कर डज नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख, रुपीज 1.5 लाख इन केस ऑफ विलेज इंडस्ट्री लोकेटेड इन हिली एरिया। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, 1 लाख रुपया से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए पर हेड। ये फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ आर्टिजन। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हिली एरिया के लिए ये 1.5 लाख है सीलिंग। ठीक है, और ये कहाँ होना चाहिए, रूरल एरिया में होना चाहिए। सर्विस भी दे सकता है और गुड्स को भी प्रोवाइड कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस एनी गुड्स और रेंडर एनी सर्विस विथ और विदाउट यूज ऑफ पावर। तो इसको क्या बोलेंगे, विलेज इंडस्ट्री। विलेज इंडस्ट्री का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं एफडीआई पॉलिसी क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई।
ठीक है। देयर इज ए ग्रोथ इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन एमएसएमई, ये ऑब्जर्व किया गया। एमएसएमई के विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेटा फॉर financial year 2021 indicates that increase in FDI inflows was preliminary driven by investment in computer software and hardware and service sector। इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कंप्यूटर के विकास में विकास के कारण, सॉफ्टवेयर के विकास के कारण, हार्डवेयर के विकास के कारण और सर्विस सेक्टर के ग्रो होने के कारण FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ठीक है। ड्यूरिंग Financial year 2021 India receives maximum FDI equity inflow from Mauritius, कितना $5.6 बिलियन, सिंगापुर से कितना मिला $17.42 बिलियन, नीदरलैंड $2.80 बिलियन, जापान $1.9 बिलियन एंड यूएस से कितना मिला $13.82 बिलियन। इन लोगों ने इतना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया एमएसएमई में। ठीक है। Healthy inflow of FDI help India's balance of payments BOP situation and stabilize the value of rupee। क्यों जरूरी है? वैल्यू का रुपी बरकरार रखने के लिए ठीक है, ये FDI इन्वेस्टमेंट, हेल्दी FDI इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मोटा मोटा जो सही पॉइंट है इसमें मैंने कथा कहानी निकाल दिया है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करके आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन इससे आ जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। ठीक है। सबसे पहली बात, जब आप सुनते हैं फुल फॉर्म LLP लिमिटेड लायबिलिटी बाद में, ठीक है, लिमिटेड पहले, फिर पार्टनरशिप और तब एक्ट। ठीक है। LLP का फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब बना? 2008 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनेक्टेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ऑन January 7, 2009 and notified the various provisions of the act on 31st March 2009. Government of India has also notified limited liability partnership rules LLP rules 2009 in respect of registration and operational aspects under the act। ठीक है, क्या होगा आगे देखते हैं। LLP shall be a body corporate and a legal entity separate from its partner। देखिए, पार्टनरशिप की अगर इसको LLP को समझना है तो सबसे पहले समझिए कि ये एक पार्टनरशिप है। ठीक है। पार्टनरशिप में कोई भी एक नॉर्मल पार्टनरशिप है जो पार्टनरशिप एक्ट के तहत गाइड होता है, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। तो उसमें से उस चीज़ को, उस जो लायबिलिटी है उसको लिमिटेड किया गया है। और इसमें कंपनी के जो गुण हैं, एक कंपनी का जो नेचर है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि एक कंपनी का क्या नेचर होता है। ठीक है। तो कंपनी के नेचर को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये एक पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप के नेचर, पार्टनरशिप की खामियां इसमें दूर कर दी गई। ठीक है। और कंपनीज की खूबियां इसमें डाल दी गई हैं। इसको ऐसे समझ के याद रखिएगा तो ये ज़्यादा आसान है। अब पार्टनरशिप की खामियां क्या होती हैं? लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। यहाँ पे क्या कर दिया गया? लायबिलिटी सबकी लिमिटेड कर दी गई। ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स, चलिए एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं, फिर ज़्यादा समझ आएगा। LLP shall be a body corporate and a legal entity separate from its partner। ये इंपॉर्टेंट है, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। ये कंपनी का गुण है। ठीक है। इसको डाला गया। कंपनी का गुण क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप टूट जाता है। ठीक है। जैसे ही किसी भी पार्टनर का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप टूट जाता है, लेकिन उसकी उस कमी को दूर करके इसमें क्या लाया गया? कंपनी वाला गुण लाया गया। क्या? परपेचुअल सक्सेशन। ये पार्टनरशिप LLP चलता रहेगा। इवन डेथ ऑफ ए पार्टनर डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ LLP। ठीक है। देखते हैं आगे। नंबर ऑफ पार्टनर इन LLP मिनिमम 2 होना ही चाहिए, मैक्सिमम नो सेलिंग ऑन मैक्सिमम। ठीक है, याद रख लीजिए इसको। मिनिमम 2 लोग तो चाहिए पार्टनरशिप के लिए और मैक्सिमम की सीलिंग नहीं है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा कि LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये गवर्न होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू LLP। ठीक है। LLP गवर्न नहीं होगा क्योंकि इसमें से पार्टनरशिप वाले गुण निकाल दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए ये गवर्न नहीं होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932
2 से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। ठीक है, कंपनी वाले गुण डाले गए हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। ऑन रजिस्ट्रेशन LLP शैल बी कैपेबल ऑफ क्या? सुइंग एंड बीइंग शूड एंड एक्वायरिंग, ओइंग, होल्डिंग एंड डेवलपिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। ये सारा गुण किसका है? कंपनी का गुण है। ये सारा जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है उसके साथ ये कैपेबल हो जाता है। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर देखते हैं। इसमें पार्टनर की लायबिलिटी कितनी होगी? टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन LLP। ठीक है, ये क्या होता था पार्टनरशिप में? नॉर्मल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। ठीक है, और पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर द एक्शन ऑफ अदर पार्टनर एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नॉर्मली पार्टनरशिप में क्या होता था? पार्टनर्स आर लायबल फॉर द एक्शन ऑफ अदर्स। देयर आर प्रोविजंस फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब सारा गुण इसको दे ही दिया कंपनी का, तो देयर आर प्रोविजंस कि आप LLP को कन्वर्ट किस में कर लें? LLP को कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी में, और कंपनी में भी किस में? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट LLP का क्या होगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जबकि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? पार्टनरशिप नॉर्मल में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है। यहाँ पे डीड नहीं होगा, इसका नाम बदल जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नाम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ आपको याद होगा पार्टनरशिप का केस, उसमें माइनर को इंटर कर सकते थे विथ सर्टेन कंडीशंस। माइनर जो इंटर हो सकता था वो बेनिफिट लेने के लिए इंटर हो सकता था, बट यहाँ पे LLP में चूंकि इसमें कंपनी वाला गुण है तो माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है LLP। इस चैप्टर से, सेकेंड चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें LLP बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। LLP अच्छे से आई होप समझ गए होंगे आप लोग, नहीं तो फिर वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। नीचे चैप्टर्स भी बने हुए हैं, तो आप चैप्टर्स पे क्लिक करके सीधा LLP पे आके एक बार दोबारा भी देख लीजिएगा, एक बार भी पूरा देख लीजिए, फिर आप एक बार वापस से आके इसको LLP को देख लीजिएगा। SME एक्सचेंज देखिए, टू फैसिलिटेट कैपिटल रेजिंग बाय SME, a separate platform has been created by stock exchange under the regulatory framework put in place by SEBI in 2012 as per recommendation of the Prime Minister Task Force in 2010। Prime Minister Task Force ने कहा कि एक अलग सा प्लेस होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे SME अपना कैपिटल रेज कर सके, एक सेपरेट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा क्रिएट किया गया। गाइडलाइंस किसका था? सेबी का। ठीक है, क्या किया गया? SME एक्सचेंज क्रिएट किया गया। ठीक है, प्रेजेंटली देयर आर ओनली 2 SME एक्सचेंज इन इंडिया। 2 SME एक्सचेंज, और सिर्फ 2 ही SME एक्सचेंज हैं इंडिया में। कौन? BSE SME प्लेटफॉर्म और दूसरा इमर्ज प्लेटफॉर्म। ये कहाँ पे है? NSE पे। एंड बोथ हैव देयर ओन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SME लिस्टिंग इन एडिशन टू SEBI गाइडलाइंस प्रोवाइडेड फॉर लिस्टिंग। तो एक तो नॉर्मल गाइडलाइंस है सेबी का लिस्टिंग के लिए, उसके अलावा इस दोनों का भी सेपरेट गाइडलाइंस है, BSE का और NSE का। MSME के लिए BSE वाले का नाम है BSE SME प्लेटफॉर्म, NSE वाले का नाम है इमर्ज प्लेटफॉर्म। ठीक है, इनका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। BSE SME एक्सचेंज इनहेरिटेड सम ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम SME एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक लंदन में कौन है? AIM, जापान में मदर्स, कनाडा में TSXV, कोरिया में कॉस्डैक, हांगकांग में जेम, US में नेस्डैक। यहाँ से हेल्प लिया गया है। ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसको लेकर के तब BSE SME एक्सचेंज बनाया गया है। ठीक है, तो इसी बहाने आप याद कर लीजिए कि लंदन में क्या है? AIM, जापान में क्या है? मदर्स, कनाडा में क्या है? TSXV, कोरिया में क्या है? कॉस्डैक, हांगकांग में है जेम और US में है नेस्डैक। IPO ऑफ BCB Finance is listed on BSE SME Exchange on 26 फरवरी 2012, which is the first listing on BSE SME Exchange। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि BSE SME Exchange की फर्स्ट लिस्टिंग क्या थी, तो जवाब होगा IPO ऑफ BCB Finance listed on
BSE SME एक्सचेंज ऑन कितना 26 फरवरी 12। फॉर लिस्टिंग SME यूनिट शैल बी कॉर्पोरेटेड, ये सभी गाइडलाइंस है, हाँ ठीक है। फॉर लिस्टिंग द SME यूनिट शैल बी इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक कंपनी और कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी होइएगा तब ही शेयर के लिए आप जाइएगा, कैपिटल रेजिंग के लिए जाइएगा SME यूनिट के केस में। सेबी गाइडलाइंस क्या है मोटा मोटा देख लेते हैं हम लोग। पोस्ट इशू पेड कैपिटल फेस वैल्यू हैज़ टू बी लेस देन ₹25 करोड़। मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटी शुड बी 50। मिनिमम IPO एप्लीकेशन साइज शुड बी ₹1 लाख। ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्राफ्ट रेट हेयरिंग prospectus DRHP are not be issued by SEBI, rather observation are issued by the stock exchange। MSME का टैक्स बेनिफिट के बारे में देखते हैं। MSME स्टार्टअप के बारे में। इफ MSME which is defined as startup, ठीक है, as defined in the latest startup notification LSN and satisfied the condition stipulated in section 80 IAC, then they are eligible to tax holiday under section 80 IAC of Income Tax Act 1961। कोई भी स्टार्टअप होगा तो उसको टैक्स हॉलीडे का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन स्टार्टअप का डेफिनेशन कहाँ है, यह स्टार्टअप नोटिफिकेशन के अंदर। इसके अनुसार से अगर कोई MSME स्टार्टअप के रूप में डिफाइंड है तो उसको टैक्स हॉलीडे का बेनिफिट मिलेगा। फॉर नॉन स्टार्टअप MSME नो टैक्स हॉलीडे इज अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट क्या है, ये यूके में है, ठीक है। स्मार्ट फुल फॉर्म स्मॉल फर्म मेरिट अवार्ड फॉर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, स्मॉल एंड मीडियम फर्म अवार्ड, स्मॉल एंड माइक्रो फर्म अवार्ड, नन ऑफ एबव। नहीं, इसका हो जाएगा स्मॉल फर्म मेरिट अवार्ड फॉर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ दिया जाता है, ये यूके का है। स्मार्ट फुल फॉर्म याद रखिएगा इसको। PPP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, PPP का फुल फॉर्म पहले पब्लिक या पहले प्राइवेट, पहले पब्लिक, ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रोमोटर है नहीं, पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट पब्लिक नहीं, पहले पब्लिक देन प्राइवेट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सी होगा इसका आंसर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी SME एक्सचेंज इज आर इन इंडिया में, अभी कितने हैं, सिर्फ 2 हैं इंडिया में, एक BSE के पास, एक NSE के पास। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम IPO एप्लीकेशन साइज फॉर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑन SME एक्सचेंज। ये आपका कितना बताया ऊपर मैंने, 1 लाख, ठीक है। कॉमन सील इज इन डैश इन टर्म्स ऑफ LLP के केस में कॉमन सील के बारे में क्या प्रावधान है, क्या ये कंपलसरी है, क्या ये ऑप्शनल है। कॉमन सील नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है, बताइए आप लोग। कॉमन सील ऑप्शनल है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, व्हिच इज करेक्ट रिगार्डिंग माइनर एज पार्टनर इन LLP। तो माइनर को तो पार्टनर ले ही नहीं सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पढ़ लीजिए, माइनर कैन बी एडेड, नो। माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट, नो। ये पार्टनरशिप में होता है, LLP में नहीं होता है। लीगल गार्जियन कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एज पार्टनर इन LLP, माइनर आ ही नहीं सकता है LLP में, ठीक है। ए, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न बाय, इसका एक्ट ही अलग है, द LLP एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। कभी भी पार्टनरशिप देख के पहला ऑप्शन मत मारिएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पार्टनरशिप LLP में कंपनीज के गुण हैं इसलिए कंपनी एक्ट नहीं, ये गलती मत कीजिएगा, ये इसके लिए सेपरेट है, दी LLP एक्ट 2008। ये आपका सेकेंड चैप्टर आपका क्लियर हुआ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।